नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी टेट परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और यहाँ पर हम 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो अगर बात करें कथक की तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पर केरल दिया गया है, तो केरल का होता है ये होता है आपका कथकली। कथकली, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कथकली ये आपका केरल का है। और अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में आपका होता है कुचिपुड़ी नृत्य, ये आपका संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और तमिलनाडु का फेमस है वो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो ये अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का ये अवशोषण करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके माध्यम से वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश, जंतुओं के द्वारा, वृक्षों के द्वारा या फिर मछलियों के द्वारा। तो ये सभी को पता होगा। यहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हमें करना होगा, वृक्षों के द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 21 जून को या फिर 5 जून को। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा कई बार गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें। ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें 5 सितंबर की, तो ये मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है योग दिवस। योग दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पर बताना है कि पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं, तो इसमें कौन सी लेयर हमारी सहायता करती है। ओजोन लेयर, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन लेयर ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। अगर बात करें 78% की, तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग कितने प्रतिशत, ये पाई जाती है लगभग 21%, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, कहाँ पर होता है। सभी पौधों के द्वारा ये होता है, सभी जंतुओं के द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों के द्वारा। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिमल में, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में या फिर डेसिबल में? तो ये मापा जाता है आपका डेसिबल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें डेसिबल की, तो ये जो है ध्वनि मापने की एक इकाई होती है और एक व्यक्ति जो है 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि को आराम से सहन कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, कागज, कपड़ा या फिर धातु? तो सभी को पता होगा प्लास्टिक जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है? गुजरात, राजस्थान, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो गुजरात जो है ये तो हमारा सबसे ज़्यादा इसका जो तटीय क्षेत्र है वो समुद्र से लगता है। राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? WWF, ATP, BOD या फिर STP? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी माप की जाती है BOD के द्वारा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायरस से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा या फिर जुकाम? तो जुकाम जो है ये आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है और बाकी जो है ये आपके मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ या फिर कॉलरा हुआ, ये आपके सभी जल जनित रोग हैं। कौन से हैं? जल जनित रोग हैं। तो इन्हें भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको भी आपको पता होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये आपके चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था स्टार्ट आपका 1973 में। 1973 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इससे संबंधित जो राज्य है वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और अगर बात करें 1973 की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत आपकी 1973 को मानी जाती है और ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल या फिर आयनमंडल? तो ये होती है आपकी मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल जो होता है ये आपका सबसे ठंडी परत के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। आर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2? तो अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो इनमें से हो जाएगी आपकी मीथेन जो होती है ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1973 से, यानी कि 1973 से। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर 1972 दिया गया है, तो 1972 में क्या हुआ था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपका 1972 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 1986 में क्या हुआ था? तो 1986 में आपका आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों ही क्वेश्चन।
और इन पर आप ज़रूर फोकस करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन याम्योत्तर पर खिंची है? तो इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा या फिर विषुवत रेखा और या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो अगर बात करें मैरीन राष्ट्रीय पार्क की तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में आपका है गिरी वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क जो कि एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है। और अंडमान द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क जो है नॉर्थ बटन। और एक आता है आपका यहाँ पर सैडल पीक। एक कौन आता है आपका? एक आता है आपका सैडल पीक जो है ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में आपका आता है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये भी आपका आता है पश्चिम बंगाल में। और एक आता है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, डेमोलॉजी या फिर ईथोलॉजी में? तो ये किया जाता है ईथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर लोहा का? तो ये जो है ये आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा? तो ये किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? यूट्रिकुलेरिया के द्वारा, देवदार, जेट्रोफा या फिर यूकेलिप्टस? तो ये किया जाता है जेट्रोफा के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। और यहाँ पर दिया गया है 21 मार्च। तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे दिया है 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, इसे भी आप याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी दिवस यहाँ पर आपको बताए गए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करती है? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं। और ओजोन लेयर जो है ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो अगर बात करें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की तो ये आपका पड़ता है चंदौली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो हाथी, बकरी, सांप या फिर शेर। तो ये हो जाएगा आपका सांप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। हाथी और बकरी ये आ जाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, और ये आ जाएगा शेर जो आ जाएगा ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झूम खेती कहाँ होती है? तो ये केरल, बिहार, तमिलनाडु या फिर मेघालय। तो ये होती है आपकी मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सीटेट में ये कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 यहाँ पर पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो जो शुष्क बर्फ होती है ये CO2 का ठोस रूप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीज के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी कि AgI, सिल्वर आयोडाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।